अस्सलामुअलैकुम साथियों, मैं निशात अहमद आप तमाम साथियों का बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं, खैर मकदम करता हूं, वेलकम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल। लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑल कर लीजिएगा सभी लोग। आज जो है महा मैराथन क्लास है, कंप्लीट उर्दू थ्योरी। अगला टॉपिक है आपका मुआलिजाती व इस्लाही तदरीस। मुआलिजाती, मुआलिज इलाज करने वाला, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी के अंदर उपचारात्मक, है ना, शिक्षण। देखिए बात समझिएगा, एक होता है निदानात्मक शिक्षण। निदानात्मक शिक्षण यह हुआ कि आपके कमी का पता लगाना और उस कमी को पता लगाकर उसको दूर करना, यह होता है उपचार। तो ये जो मुआलिजाती वो इस्लाही तदरीस, जिसको उपचारात्मक शिक्षण बोला जाता है, ये वही है कि किसी कमी को पता लगाने के बाद दूर करना, यह आपका मुआलिजाती वो इस्लाही तदरीस कहलाता है। जबान की आमोदिश में तलबा को होने वाली पेशरफ दरपेश मुश्किलात की निशानदेही करना और उनके लिए मुनासिब हल निकालना ही मुआलिजाती इस्लाही तदरीस कहलाता है। मतलब मान लीजिए कि आपके अंदर कमी क्या है, उस कमी को दूर करने की टीचर कोशिश करता है, तो यही आपका कहलाता है मुआलिजाती तदरीस। इसका मकसद जबान की महारतों के इस्तेमाल में आने वाली दुश्वारियों को दूर कर आमोजगारों को इसमें महारत पैदा कराना है कि जो दिक्कत आ रही है उसको दूर किया जाए ताकि आप माहिर बन जाएं। इसमें सिर्फ मुअल्लिम को आमोजगारों की कमियों का ही इल्म नहीं होता, मतलब सिर्फ कमी ही नहीं दिखाई देती, बल्कि अपने तरीक़े तदरीस का भी अंदाजा कद्र करता है कि मैं जो पढ़ा रहा हूं ये सही मेथड से पढ़ा रहा हूं कि नहीं पढ़ा रहा हूं, और जो तलबा के लिए मुफीद तरीका हो उसकी निशानदेही करता है। मतलब जो हमारी पढ़ाने के जो मेथड है वो अच्छा है या नहीं है, अगर नहीं है तो वो उसको तब्दील करता है, कौन? टीचर। तो ये होता है साथियों मुआलिजाती व इस्लाही तदरीस, जिसको हम लोग बोलते हैं उपचारात्मक शिक्षण। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए जबान की खराबी, ये क्या है भाई, समझिएगा। अगर बच्चा अपनी आवाज पर काबू न रख सके तो उसमें जबान की खराबी पैदा हो जाती है। जो आपकी आवाज निकलती है उस पर अगर आप काबू नहीं है आपको, तो धीरे धीरे उसमें गलती सुधार। अगर एक बच्चा शुरू में साथियों बिगड़ा हुआ लफ्ज बोलता है, उसकी सलाह नहीं करेंगे तो क्या होगा, वो बिगड़ते चला जाएगा और बड़ा हो जाएगा तो वो ऐसे ही बोलेगा, है ना। तो अगर बच्चा अपनी आवाज पर काबू न रख सके तो उसमें जबान की खराबी पैदा हो जाती है। जबान की खराबी वाले बच्चे मुआशरे में बेचैनी महसूस करते हैं, जिसकी वजह से उनमें एहसास कमतरी पैदा होता है और वो उमूमन इंतशार का शिकार हो जाते हैं, जिसको साथियों आपने देखा भी होगा बहुत अच्छे से, ठीक है ना। चलिए, जबान की खराबी तालीमी तरक्की की भी बुरी तरह मुतासिर करती है। अगर आपकी जबान अच्छी नहीं है तो आपकी जो तालीमी तरक्की है वो रुक जाती है, उसका वो रुकावट का साथियों बाइस बनती है, कौन? जबान की खराबी। ठीक है, आगे देखिए, अब कुछ अहम निकात आपको बता रहा हूं। ये अहम निकात क्या है, इतने अहम है साथियों कि इसको जानना बड़ा जरूरी है आपको। कुछ अहम निकात में क्या है, देखिए, सुनना और बोलना इब्तिदाई महारतें कहलाती हैं। प्राइमरी स्किल अगर आपको पूछ ले, इब्तिदाई महारत, ये भी आया था कहीं, नहीं ना आया था, तो सुनना और बोलना क्या कहलाता है, इब्तिदाई महारतें कहलाती है। दूसरा आपका है बोलना और लिखना तक़वियती महारतें कहलाती है, जे, ठीक है ना, याद रखिएगा। जबान का मुताला इल्मे लिसानियात कहलाता है। जबान को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया, इशारों की जबान, आवाजों की जबान, अलामतों की जबान। अब उसके बाद है मादरी जबान से मुराद बच्चे की घर, कुंबा और आस पड़ोस में बोली जाने वाली जबान है, जिसे बच्चा फितरी तौर पर हासिल करता है। ठीक है जी। अब उसके बाद है मुफ्त और लाजमी तालीम 2009, यानी जिसको हम लोग बोलते हैं RTE एक्ट 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। 1 अप्रैल 2010 को यह नाफिजुल अमल हुआ, यानी पूरे हिंदुस्तान में जम्मू और कश्मीर को छोड़कर लागू हुआ था।
इक्तिसाब एक फितरी अमल है जो बच्चे की पैदाइश के बाद शुरू होता है। जे ठीक है ना, इक्तिसाब क्या है? एक फितरी अमल है। सद्दाम TNB, थैंक यू, शुक्रिया। इक्तिसाब क्या है? एक फितरी अमल है, यानी एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। पावलोव और स्किनर का मानना है कि बच्चे जबान मश्क, नकल और रटने से हासिल करते। ये बात मैंने आपको पहले शुरू में ही बताया था। जेबा, आज का मैराथन बहुत हेल्पफुल रहा सर। मेरा फ्रेंड हुसैन शिफा लाइव देख रही है, थोड़ा मोटिवेट कर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आप एक जज्बा और जुनून के साथ पढ़ेंगे ना, तो मैं साथियों इसी प्लेटफॉर्म में से लगातार 8 घंटे की भी क्लास कराया हूं और सारे बच्चे, एक भी बच्चे नहीं टूटे थे, सारे बच्चे किए थे। अगर आपके अंदर जज्बा हो, जुनून हो तब। जज्बा जुनून नहीं हो, आपको कोई 500 रुपया देकर भी पढ़ाएगा, बांझ कर भी पढ़ाएगा, तो आप नहीं पढ़ेंगे जी। आप कहिएगा कि हमको ये देखना, वो देखना, वो देखना, वो देखना, ठीक है ना। चलिए, नॉम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चे में जबान सीखने की सलाहियत पैदाइशी होती है। यह बात आपको पहले भी मैंने बताया कि नॉम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चे के अंदर भाषा सीखने की क्षमता जो है वो क्या होती है? जन्मजात होती है। वायुगोत्स्की का नजरिया है कि जबान समाजी राबता का नजरिया है, यानी समाजी तामुल से जबान सीखा जाता है। पियाजे का नजरिया तामीराती नजरिया है, यानी रचनात्मक साथियों उनका सिद्धांत है, यानी बच्चे हवासे खमसा के जरिया इल्मी निजाम की तश्कील करता है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत भी पियाजे नहीं दिया था, कॉग्निटिव साथियों डेवलपमेंट। कसीर लिसानियात जबान की आमोजिश में रुकावट के बजाय एक वसीला के तौर पर इस्तेमाल करना चाहिए। कसीर लिसानियात का मतलब होता है बहुभाषिकता। बहुभाषिकता जो है वो हमारे लिए बाधा नहीं है, रुकावट नहीं है, बल्कि वो हमारे लिए हेल्पफुल है, फायदेमंद है। गलतियां आमोजिश का हिस्सा है, इसमें मुअल्लिम को हैरानी या नाराजगी नहीं होनी चाहिए। अगर बच्चे गलती करे तो उसको बिल्कुल भी साथियों परेशान और हैरान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गलती जो है वो आमोजिश का हिस्सा है। जबान की 4 बुनियादी महारतें हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, जिसको हम लोग LSRW से साथियों क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं, समझते हैं। अब्दुल हसन साहब शुक्रिया, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी। चलिए, अब उसके बाद देखिए तहसीली या फिर अखजी महारत। क्या है तहसीली या फिर अखजी महारत? सुनना और वो पढ़ना। हम जब सुनते हैं, सुनकर या पढ़कर दूसरे की बातों को हम अखज करते हैं या दूसरों की बातों को हम हुसूल करते हैं या ग्रहण करते हैं, तो इसीलिए सुनना और पढ़ना को तहसीली और अखजी महारत के अंतर्गत रखा गया है जी। और उसके बाद आगे है तखलीकी या तामीरी महारत। बोलना और लिखना, अपने विचार को, अपने ख्यालात को, अपने जज्बात को हम दूसरों तक बोलकर या लिखकर पहुंचाते हैं, इसीलिए इसको तखलीकी या तामीरी महारत कहा गया है। उसके बाद आपका है इस्तिखराजी तरीका। इस्तिखराजी तरीका क्या है कि इसको कदीम तरीका भी कहा जाता है। पहले उसूल फिर मिसाल है, आपको पहले उसूल रटवाए जाए फिर मिसाल बताया जाए, तो ये आपका होता है इस्तिखराजी तरीका, ठीक है। उसके बाद आपका है इस्तिकराई तरीका। इस्तिकराई तरीका क्या है? इसको जदीद तरीका भी कहा जाता है। पहले मिसाल फिर उसूल, यानी पहले आप मिसाल दें फिर उसूल बताएं, तो ये जदीद तरीका यानी इस्तिकराई तरीका कहलाता है। कसीर लिसानी जमात में हर बच्चे की जबान को अहमियत दी जाए। कसीर लिसानी जमात का मतलब हुआ कि अगर कोई बहुभाषिक कक्षा है जिसमें अलग अलग भाषा से अलग अलग साथियों इससे बच्चे आए, तो वहां पर हमें बच्चे की जबान को अहमियत देना चाहिए, हमें उसको हीन भावना से नहीं देखना चाहिए। चलिए, अगला जो स्टार पॉइंट है वो ये है, पहली जबान से मुराद मादरी जबान होती है। ये होता है नहीं बल्कि होती है। क्या होती है? पहली जबान जहां जहां पर आए तो इससे मुराद होता है मादरी जबान। क्या मुराद होता है? मादरी जबान। दूसरी जबान यानी सानवी जबान से मुराद मेयारी जबान होती है, यानी मानक भाषा दूसरी जबान से मुराद होती है। अब एक आया है साथियों रूब्रिक्स। रूब्रिक्स क्या है? तालिबे इल्मों का अंदाजा कद्र करने का एक आला होता है, एक तरह का साथियों रेटिंग स्केल होता है जिसको रूब्रिक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूब्रिक्स बोलते हैं। तो ये रूब्रिक्स है क्या? अधिगम करता यानी आमोजगारों का मूल्यांकन करने का
एक मेजर है, एक क्या है, ये एक तरह का आला है, क्या, रूब्रिक्स, इसको याद रखिएगा। उसके बाद आपका आता है साथियों स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या है समझिएगा, किसी काम को करने में तालिबे इल्म की मदद करना ही स्कैफोल्डिंग कहलाता है। जैसे साइकिल चलाने में मदद लेना, स्कैफोल्डिंग आर्जी होता है जो कुछ वक्त के बाद खत्म हो जाता है। यह नजरिया वाइगोत्स्की का है। देखिए साथियों, जब हम लोग शुरुआत में किसी काम को करते हैं तो शुरू में हम किसी की मदद लेते हैं, नहीं तो जो मदद लेते हैं क्या जिंदगी भर उसकी मदद ही लेते रहते हैं? नहीं, जब हम उस काम में सक्सेस हो जाते हैं तो जो मदद देने वाला है वो खुद साथियों पीछे हो जाता है या फिर हम उसको छोड़ देते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम शुरुआत में साइकिल चलाना शुरू किए, साइकिल चलाए तो पीछे में साथियों पहले हमें कोई पकड़ के पीछे बताता है, नीचे से हमने पैर रखा, फिर उसके बाद हमने ऊपर से रखा और धीरे धीरे 1 हफ्ता 2 हफ्ता में हमने सीख लिया। तो क्या जब भी हम साइकिल चलाएंगे जो पीछे पकड़ा था वो हमेशा पकड़ेगा? नहीं, बल्कि वो एक आर्जी तौर पर, एक अस्थायी तौर पर उन्होंने हमें सिखाया। जब हम माहिर हो गए तो वो हमें छोड़ देंगे। तो वही कहलाता है स्कैफोल्डिंग। और स्कैफोल्डिंग साथियों, इसका जो ये नजरिया है, ये सिद्धांत जो ये वाइगोत्स्की का है, ठीक है ना, याद रखिएगा, इससे आपको पूछा जाता है। उसके बाद साथियों आपका है कोड स्विचिंग। कोड स्विचिंग क्या है भाई? कोड स्विचिंग, कोड स्विचिंग है एक जबान में बोलते बोलते दूसरी जबान का इस्तेमाल करना, कोड स्विचिंग कहलाता है। जैसे ओपन द डोर, दरवाजा खोलो, नहीं, हम लोग बोलते हैं ओपन द डोर, दरवाजा खोलो। तो एक जबान बोलते बोलते हम दूसरी जबान का इस्तेमाल करते हैं तो वो हमारा क्या होगा? कोड स्विचिंग होगा। अब कोड स्विचिंग के साथ कोड मिक्सिंग को भी समझ लीजिए। कोड मिक्सिंग क्या होता है? हम अक्सर बोलते वक्त 2 जबानों का इस्तेमाल करते हैं, ये कोड मिक्सिंग कहलाता। देखिएगा, समझिएगा, हम साथियों इसके अंदर कोड स्विचिंग के अंदर क्या होता है, एक भाषा को बोलते हैं और उसका हम ट्रांसलेट दूसरे भाषा में कर देते हैं। और मिक्सिंग का मतलब क्या होता है? खिचड़ी बना दिया हमने, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, माने अपने भाषा को साथियों अच्छे तौर पर जो कोई इस्तेमाल करता है आज के दौर में वो क्या है कि उर्दू के साथ ज्यादा इंग्लिश बोल दीजिए, अगर हिंदी में आपको माहिर होना तो हिंदी के साथ ज्यादा संस्कृत बोल दीजिए, नहीं तो ये जो है ना उर्दू के साथ इंग्लिश, ये कोड मिक्सिंग होगा। अगर आपने बोला दरवाजा खोलिए, ओपन द डोर, तो ये आपका होगा कोड स्विचिंग होगा, ठीक है ना। मेरा रिजल्ट आ गया, अब देखिए यहां पर मेरा रिजल्ट, रिजल्ट आपका इंग्लिश लफ्ज हो गया, नहीं आ गया आपका उर्दू हो गया, तो ये आपका हो गया कोड मिक्सिंग, यानी जिसके अंदर हम लोग मिक्स करके बोलते हैं। उसके बाद एक शब्द है साथियों रियलिया। रियलिया रियलिटी से यानी हकीकी चीज से आपका संबंधित है। यह हकीकी अशिया है जो तदरीसी इमदाद के तौर पर इस्तेमाल होती है। मतलब अगर उस्ताद कोई हकीकी चीज को साथियों वास्तव में हकीकत में लाकर आपको पढ़ाता है तो वो आपका रियलिया कहलाता है। जैसे चिमटा, हथौड़ा, गेंद, पेंसिल, झाड़ू वगैरह, ये सब रियलिया की मिसाल है। मतलब उस्ताद इसको ले आया आपके क्लासरूम में, तब इसको पढ़ा रहा है, तो ये आपका रियलिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रियलिया कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद देखिए आपका है पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो क्या होता है इसको समझ लीजिए। मजा आ रहा है ना? अरे नेट खत्म नहीं होगा। मजा आ रहा है ना साथियों आपको? भाई एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए आप लोग। पोर्टफोलियो क्या है? पोर्टफोलियो है ये एक तरह का आपका एक लेखा जोखा, आप एक तरह का बोल सकते हैं बस्ता या एक दस्तावेज, क्या दस्तावेज बोल सकते हैं। पोर्टफोलियो यह एक तरह का बस्ता है जिसमें किसी शख्स या तलबा की जिंदगी के मखसूस पहलू, जमाना तालिबे इल्मी की कामयाबियां और वो सभी मालूमात जिसका ताल्लुक तलबा या मुतअल्लिका शख्स से हो, यह पोर्टफोलियो कहलाता है। जैसे आपने तालिबे इल्म के जमाने में कौन कौन से कारनामे किए, क्या क्या से मेडल मिला, कौन कौन सा गिफ्ट मिला, उसको आप रखते हैं तो वो पोर्टफोलियो ही कहलाता है। क्या कहलाता है? पोर्टफोलियो ही कहलाता है। मिस्टर हयान शुक्रिया, थैंक यू, ठीक है ना जी। क्लोज टेस्ट साथियों इसको जान लीजिए। क्लोज असल में एक होता है, क्लोज का मतलब होता है बंद करना, वो क्लोज नहीं है, यहां CLOZE है क्लोज, और वो S से होता है। तो क्लोज टेस्ट क्या है? ये खाली जगह को पुर करने और पढ़ने का मजमुआ।
मतलब मान लीजिए कोई पैराग्राफ है, पैराग्राफ आपने पढ़ा, उसके नीचे जो है ना उसी पैराग्राफ से संबंधित कुछ प्रश्न दिया गया और बीच में खाली स्थान को छोड़ दिया गया। तो जो खाली स्थान को छोड़ा जाता है वो साथियों क्लोज टेस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? क्लोज टेस्ट कहलाता है। बहुत पूछा गया था जी, क्या कहलाता है ये? क्लोज टेस्ट का मतलब समझ गए कि कोई पैराग्राफ है और उससे में साथियों कोई प्रश्न दिया गया, बीच में खाली छोड़ दिया गया, तो उसको बोलते हैं क्लोज टेस्ट। क्या बोलते हैं? क्लोज टेस्ट बोलते हैं जी। ठीक है ना, ये बात आप समझ गए। अब चलते हैं कौमी दरसियात का खाका 2005। इसको साथियों पहले तो आमतौर पे पूछा जाता था एनसीएफ। एनसीएफ का फुल फॉर्म पहले बहुत पूछा जाता था सीटेट में, लेकिन पिछले बार इससे एक भी क्वेश्चन यानी एनसीएफ का फुल फॉर्म से नहीं आया। एनसीएफ का फुल फॉर्म होता है नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। ठीक है ना जी, समझ गए आप। चलिए, अब ये कौमी दरसियात का खाका क्या है? ये एक तरह का साथियों दस्तावेज है और जो बताता है कि हमें बच्चे को कैसे पढ़ाना है, हमें बच्चे को क्या क्या करना है, कैसे कैसे पढ़ाना। इल्म को बच्चों के स्कूल से बाहर की जिंदगी से जोड़ना, मतलब जो बच्चा पढ़ रहा है उसको हमें उसके इल्म को स्कूल तक ही महदूद नहीं रखना, इसलिए कि सीखना जो है वो एक इक्तिसाबी अमल है, वो मुसलसल चलता रहता है। तो बच्चे का जो इल्म है उसको हमको घर से भी जोड़ना, स्कूल से केवल नहीं जोड़ना। चलिए, इक्तिसाबी अमल को रटने के तरीके से अलग करने को यकीनी बनाना, मतलब हमें बच्चे को कभी भी रटंतु प्रणाली से नहीं पढ़ाना है, रटंतु विधि को हमें खत्म कर देना है। यह साथियों कौमी दरसियात का खाका कहता है। दरसियात को इस तरह से भरपूर होना चाहिए कि वो बच्चों को निसाबी किताब मरकूज बनाने के बजाय उनमें हमा जिहत तरक्की का मौका फराहम करे। मतलब जो दरसियात है वो इस टाइप से हो कि बच्चा सिर्फ किताब पर ही निर्भर ना हो जाए जी। निसाबी किताब मरकूज बनाने के बजाय का मतलब यह हुआ कि बच्चा केवल और केवल किताब पर ही निर्भर ना हो, बल्कि उसके अंदर हर तरह का नशोनुमा हो, वो हर तरह किताब से आजाद भी सोचने का उसको आजादी हो। यह साथियों कौमी दरसियात का खाका कहता है। कौमी दरसियात का खाका 2005 का ख्याल है कि बच्चे अपने इल्म की तश्कील खुद करते हैं, मतलब बच्चा खुद से सीखता है, खुद से वो अपने ज्ञान को डेवलप करता है। ये तभी हकीकत बन सकता जब हम बच्चे को मादरी जबान में इजहार तफक्कुर यानी फिक्र करने की आजादी देंगे। मतलब कौमी दरसियात ये कहता है कि बच्चे जो है वो अपने इल्म का तश्कील खुद करता है। ये कब संभव होगा? जब बच्चे को हम उनकी मादरी जबान, अगर मादरी जबान में रोक लगा देंगे तो बच्चा कर नहीं पाएगा। इसीलिए ये भी एक पॉइंट है, आपको याद रखना। कौमी दरसियात का खाका 2005 ये कहता है कि मुल्क में से लिसानी फार्मूला को फरोग दिया जाए। से लिसानी फार्मूला त्रिभाषाई शिक्षण सूत्र जो है इसको हमें बढ़ावा देना है जी, इससे संबंधित ये कहता है। अगला पॉइंट है स्कूल का निजामुल औकात लचीला होना चाहिए ताकि सरगर्मियों को मकाम मिल सके। मतलब जो स्कूल का जो आपका पढ़ने पढ़ाने का जो प्रक्रिया है वो साथियों लचीला हो। अब लचीला का मतलब ये नहीं कि खूब ढीला हो, जब जिसको मन करे तब आए, नहीं। लचीला का मतलब ये होता है कि खूब मजेदार हो, जिससे बच्चे जुड़े, बच्चे के मन के मुकाबिल हो, बच्चे के जिस तरह वो सोचता हो उस तरह हो, बच्चे के उम्र का ख्याल रखते हुए हो। ठीक है ना, ये आपका स्टार पॉइंट, इसको भी याद रखिए। हिंदुस्तानी समाज की कसीर लिसानियत को स्कूली जिंदगी के एक एहसासा के तौर पर लिया जाए। मतलब हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग जो कल्चर, अलग अलग जो मजाहिब, अलग अलग जो बोलियां, अलग अलग जो जाति और के मजहब के लोग रहते हैं, उनको हम रुकावट के तौर पर नहीं बल्कि एक एहसासा के तौर पर, मतलब उसको हम एक साधन के तौर पर हमें लेना है। ठीक है ना जी। और आगे है, हमें यह तस्लीम करना चाहिए कि अगर बच्चों को मौका, वक्त और आजादी दी जाए तो वो बड़ों से हासिल तजर्बात की बुनियाद पर नई मालूमात मुरत्तब कर सकते हैं। ये सारी चीजें साथियों एनसीएफ 2005 के अंदर जिक्र है। तो फिर आपसे नेक्स्ट टाइम, और दुआ में याद रखिएगा, इसको साथियों खूब अच्छे से पढ़ लीजिएगा, यही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा।